नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इजराइल ने जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। इस बार अटैक आका पर किया गया है। उस ईरान पर अटैक किया गया जो हमास को पाल रहा था, जो हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा था और जो हुती को भड़का रहा था। लेकिन अटैक इसलिए किया गया, ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। एक नहीं, दो नहीं, 9 हथियार बनाए जा रहे थे और इसको इजराइल ने अपने लिए खतरा माना और ईरान में खतरा पैदा कर दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक किया गया, सब बर्बाद किया गया, वैज्ञानिकों की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह जंग आगे बढ़ती है तो अमेरिका किसकी तरफ होगा, क्योंकि वो इजराइल के साथ अभी तक खड़ा रहा, लेकिन हाल ही में उसका रुख ईरान की तरफ था और वो ईरान के परमाणु पूरे प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन क्या जिस तीसरे विश्व युद्ध की आहट का जिक्र होता है, क्या वो शुरू होने वाला है या इस जंग के साथ शुरू हो चुका है? आज हम आपको ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। शुरुआत करते हैं टाइमिंग के साथ। इजराइल का ईरान पर जो हमला हुआ उसके टाइमिंग को जरा देखिए और कहां कहां अटैक किया गया इसको भी जरा देखिए, क्योंकि अटैक जो किया गया तारीख 13 जून 2025, वक्त सुबह 3:30 बजे 6 शहरों को एक साथ निशाने पर लिया गया और इसमें 20 टॉप कमांडर ईरान के मारे गए। वैज्ञानिक भी मारे गए जो उनके पूरे परमाणु प्रोग्राम के साथ कनेक्ट थे, वो भी मारे गए हैं। लेकिन इजराइल के हमले की रणनीति किस तरीके से बनी और क्या वाकई में ईरान, जिसको 3 से 4 दिन पहले इजराइल ने धमकी दे दी थी कि वो नहीं रुकेगा, अटैक करेगा, उसके बावजूद क्या वाकई में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को सुरक्षित रखने में नाकाम रहा? क्योंकि इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों को इसमें इस्तेमाल किया जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। ये विमान रडार पर कम दिखाई देते हैं, इससे ईरान के रडार इन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाए। इजराइल ने ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और रडार से बचते हैं। इन मिसाइलों को कई दिशाओं से एक साथ लॉन्च किया गया, जिससे ईरान की वायु रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ गया। इजराइल ने रडार और संचार सिस्टम पर साइबर हमले किए, जिससे उसकी वायु रक्षा अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गई। इससे ईरान को यह पता ही नहीं चला कि हमला कब और कहां से हो रहा है और देखते ही देखते 6 शहरों पर अटैक हुआ, जबरदस्त अटैक। ईरान ने भी पलटवार किया, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि वैश्विक परिदृश्य में इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया। जी हां, ईरान ने इजराइल के इस हमले को परमाणु आतंकवाद करार दिया है। इजराइल और अमेरिका को सीधे तौर पर ईरान ने जिम्मेदार ठहराया। संयुक्त राष्ट्र में शिकायत भी की, बदला लेने की बात भी कही, क्योंकि 6 वैज्ञानिकों की मौत ने ईरान के परमाणु सपनों को बड़ा झटका दिया। ईरान को परमाणु शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इस अटैक ने ईरान को कई साल पीछे भेज दिया है। चलिए जरा देखिए ईरान में कहां कहां पर हमले हुए हैं, वो कौन कौन से शहर जिन्हें इजराइल ने टारगेट पर लिया। जरा देखिए, जिनको इजराइल ने टारगेट पर लिया उनमें जो पहला शहर करमानशाह, जिसे निशाने पर लिया गया, इसके अलावा तेहरान को निशाने पर लिया गया, अराक को निशाने पर लिया गया, नतांस को निशाने पर लिया गया, इस्फहान को निशाने पर लिया गया। और ये दरअसल वो शहर जिनमें तरबीज भी एक शहर जिन्हें निशाने पर लिया गया। और इनमें तेहरान, आप सोचिए ईरान की राजधानी, नतांस जहां पर उनका परमाणु
प्रोग्राम चल रहा था। इसके अलावा तेहरान के अंदर परमाणु प्रोग्राम चल रहा था, इराक के अंदर परमाणु प्रोग्राम चल रहा था, इस्फहान के अंदर परमाणु प्रोग्राम चल रहा था। और ये दरअसल वो इलाके जहां या तो उनके वैज्ञानिक थे, उनके टॉप कमांडर थे, या फिर परमाणु प्रोग्राम चल रहे थे। इसको लेकर बाकायदा नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा कि वो इस परमाणु प्रोग्राम से इजराइल के अंदर खतरा महसूस करें और इसलिए उन्होंने अटैक किया है। लेकिन जिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया है उनके प्रोफाइल सामने आए और इन प्रोफाइल ने बता दिया कि इजराइल ने बड़ी रणनीति के साथ इस अटैक को अंजाम दिया। हालांकि इजराइल की खुफिया एजेंसी किस हद तक काम करती है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम को शुरू किया था उस दौरान की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को ईरान के अंदर से इजराइल ने उनको चोरी कर लिया था। और ईरान के टॉप कमांडर के तौर पर भी जो मोसाद है उसके अधिकारी काम कर रहे थे। आप सोचिए सर, हम आपको उन 6 वैज्ञानिकों के बारे में बताते हैं जिनको इजराइल ने मारा है। उनमें पहले हैं अब्दुल हमीद। भूमिका क्या थी? तेहरान के शहीद बहेश्ती विश्वविद्यालय के अंदर परमाणु भौतिकी के वो प्रोफेसर थे। वो यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया में विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे। नातांज संयंत्र में सेंट्रीफ्यूज तकनीक के विकास में वो योगदान दे रहे थे। उनका जो महत्व है, उनकी रिसर्च ने ईरान को 20% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन करने में मदद की, जो परमाणु ऊर्जा और संभावित हथियारों के लिए आधार था। वो रिएक्टर डिजाइन और परमाणु ईंधन के एक्सपर्ट थे और उनके उत्पादन में माहिर थे। आप सोचिए, एक तरीके से ईरान की कमर तोड़ी गई। दूसरे वैज्ञानिक अहमद रजा जोल्फागारी, उनकी भूमिका क्या थी? अहमद रजा शहीद बहेश्ती विश्वविद्यालय में परमाणु इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। वो भी नातांज और फोर्डो संयंत्रों में सेंट्रीफ्यूज के रखरखाव और उन्नयन पर काम कर रहे थे। उनके काम से ईरान की सेंट्रीफ्यूज से क्षमता दोगुनी हुई, जिससे संवर्धन की गति बढ़ी। वो उन्नत सेंट्रीफ्यूज IR-8 के डिजाइन में शामिल थे और यह उनकी विशेषज्ञ था, जो 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर सकते थे। तीसरे वैज्ञानिक सैयद अमीर हुसैन, वो दरअसल जो भूमिका निभा रहे थे वो भी शहीद बहेश्ती विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। परमाणु रिएक्टर के डिजाइन पर वो लगातार रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने इराक भारी जल रिएक्टर को विकसित करने में योगदान दिया था, जो प्लूटोनियम उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उनकी विशेषज्ञता रिएक्टर सुरक्षा और परमाणु ईंधन चक्र में थी। जो चौथे साइंटिस्ट इजराइल के अटैक के शिकार हुए वो है मोतला बिसादेह। मोतला बिसादेह ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन में वरिष्ठ इंजीनियर थे। मिसाइल तकनीक से जुड़े परमाणु हथियार अनुसंधान में शामिल थे। उन्होंने परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक ट्रिगर तंत्र के विकास में काम किया, जो ईरान को हथियार बनाने की कगार पर ले गया। वे मिसाइल और परमाणु प्रौद्योगिकी के संयोजन में माहिर थे, एक्सपर्ट थे। इसके अलावा पांचवें मोहम्मद मेहदी इस्लामिक आजाद विश्वविद्यालय में अध्यक्ष थे। भौतिकी में PhD उन्होंने की हुई थी। वो भी परमाणु अनुसंधान को शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तकनीकी रूप से मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। उनकी रुचि परमाणु रिएक्टरों के थर्मल डिजाइन में थी। उनको भी इजराइल ने मार दिया। छठे वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के पूर्व प्रमुख थे। वो शहीद बहेश्ती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार भी माने जाते हैं, लेकिन अब वो नहीं है। इजराइल ने उनको भी मार दिया। 2010 में एक बम हमले में वो बच गए थे और कहा जाता है कि वो बम हमला भी इजराइल ने ही करवाया था। उन्होंने यूरेनियम संवर्धन और परमाणु हथियार अनुसंधान में नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें हथियार विकास के लिए प्रतिबंधित किया था। आप सोचिए, ईरान का परमाणु
प्रोग्राम कितने साल पीछे चला गया है, क्योंकि उनके जो की प्लेयर्स थे, जो वैज्ञानिक थे, जो उसको डिजाइन कर रहे थे, वो सब मार दिए गए। तो सवाल यह कि इन वैज्ञानिकों की मौत का असर अब ईरान पर क्या होगा, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि अब मानकर चल सकते हैं कि उनका परमाणु प्रोग्राम अब कई साल पीछे चला गया है। यूरेनियम संवर्धन रिएक्टर डिजाइन में देरी होगी, क्योंकि जो मारे गए हैं वैज्ञानिक वो उसके एक्सपर्ट थे और वो उस डिजाइन को आगे बढ़ा रहे थे। दूसरा, ईरान की थ्रेशोल्ड स्थिति कमजोर होगी। और तीसरा, ईरान 5 से 10 साल अब इस पूरे परमाणु प्रोग्राम में पीछे चला गया है। लेकिन क्या वाकई में ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल नजदीक आ गया था? इन अटैक के बाद बेंजामिन नेतन्याहू वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने लगभग 7 मिनट के आसपास का अपना बयान दिया। उस बयान के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हम आपको बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि जब जब ईरान में परमाणु परीक्षण आगे बढ़ेगा, प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, तब तक हमले होंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस हमले के बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि हमले का मकसद इजरायल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को कम करना है। यह अभियान खतरे को खत्म करने के लिए जितने दिनों तक जरूरी होगा चलता रहेगा। दशकों से तेहरान में अत्याचारी बेशर्मी से इजरायल के विनाश का आह्वान करते रहे। ईरान ने 9 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त उच्च संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है। हाल के महीनों में ईरान ने ऐसे कदम उठाए हैं जो उसने पहले कभी नहीं उठाए। उस संवर्धित यूरेनियम को हथियार बनाने की दिशा में यह जो कदम उठाया जा रहा है, अगर उसे रोका नहीं गया तो ईरान बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है। यह 1 साल के भीतर हो सकता है, यह कुछ महीनों के भीतर भी हो सकता है। यह इजरायल के अस्तित्व के लिए एक स्पष्ट और मौजूदा खतरा है। नेतन्याहू ने 80 साल पहले का जिक्र किया और कहा कि 80 साल पहले यहूदी नाजी शासन में हुए नरसंहार के शिकार हुए थे। हमने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के हेड पर हमला किया। हमने नतांज में ईरान की मुख्य संवर्धन सुविधा को निशाना बनाया। हमने ईरानी बम पर काम कर रहे ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया। नेतन्याहू ने सब कुछ स्वीकार किया, हमले भी स्वीकार किए और बाकायदा वो लोकेशन जहां अटैक किया गया उनके बारे में भी बताया। और इसीलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्या वाकई में जंग आगे जारी रहेगी, क्योंकि नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा है कि जब जब ईरान परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, इजरायल उसे अपने लिए खतरा मानेगा और अपनी सुरक्षा के लिए वो अटैक करेगा। लेकिन अटैक ईरान ने भी इजरायल पर किया और इस दौरान जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो शाहिद 136 ड्रोन जिसका इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी दे उससे पहले इसको जरा समझिए, क्योंकि शाहिद 136 एक ईरान निर्मित ड्रोन है जो मुख्य रूप से हमले के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसे कम लागत वाला हथियार माना जाता है जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह ड्रोन एक बार इस्तेमाल होने वाला होता है, यानी वो अपने लक्ष्य पर पहुंचकर विस्फोट कर देता है। इसे 2020 में ईरान ने पेश किया था और आपने अभी देखा भी होगा, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया, जहां रूस ने इसका इस्तेमाल किया था। यह कितना आगे तक जा सकता है, क्योंकि सवाल गंभीर है। ईरान से इजरायल की दूरी ऐसा नहीं है कि 500,000 किलोमीटर, काफी दूर है। तो जरा शाहिद 136 की कुंडली भी आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। यह दरअसल शाहिद 136, इसकी गति है 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर और इसलिए ईरान के लिए परफेक्ट हथियार जिसके जरिए वो इजरायल पर अटैक कर सकता था। इसकी शक्ति का आकलन देखिए, 50 से 100 मीटर तक यह लगभग तहस नहस कर देता है उस हिस्से को जहां गिरकर फटता है। पेलोड कितना ले जा सकता है? 40 से 50 किलोग्राम विस्फोटक तक ये अपने साथ कैरी करके ले जा सकता है। यह विस्फोट के लिए कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ईंधन और डिजाइन शायद 136 प्रोपेलर से चलता है और ऊंचाई 3 से 4 हजार फीट ऊंचा यह उड़ सकता है। यह दरअसल इसकी कुंडली और इसका इस्तेमाल ईरान ने इजरायल पर अटैक करने
और बदला लेने के लिए किया है। अब सवाल यह कि जो हमले हुए हैं, मसलन ईरान ने इजराइल पर किए और इजराइल ने ईरान पर, अब इसका असर क्या होगा और भविष्य क्या हो सकता है। दरअसल इस हमले में नतांज संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ईरान ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया, बदला लेने की धमकी दी, लेकिन ईरान की वायु रक्षा में सुधार के बिना यह तनाव और बढ़ सकता है। इजराइल की रणनीति ने दिखा दिया कि आधुनिक युद्ध में तकनीक और गुप्तचर जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ ईरान को अपनी रक्षा प्रणाली को अपग्रेड करना होगा, खासकर स्टेल्थ विमानों और साइबर हमलों के खिलाफ। ईरान इजराइल के हमले को रोकने में असफल रहा क्योंकि उसकी वायु रक्षा प्रणाली आधुनिक तकनीक और सटीक रणनीति के सामने कमजोर साबित हुई। चेतावनी के बावजूद तैयारी और संसाधनों की कमी ने इसे नुकसान पहुंचा। आने वाले दिनों में ईरान की प्रतिक्रिया और इजराइल की अगली चाल इस क्षेत्र में शांति के लिए महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक घटना जो यहां महत्वपूर्ण है, क्या वाकई में इजराइल ने सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया है? क्योंकि जिस गोल्डन डोम को अमेरिका बना रहा है, उसको बेचने के लिए एक खौफ जरूरी है और वो बाकायदा खाड़ी देशों के साथ उसको लेकर डील भी अमेरिका करना चाहता है। तो क्या वाकई में इजराइल ने जो अटैक ईरान पर किया और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लगभग तहस नहस कर दिया, क्या उससे अमेरिका ने एक तीर से दो निशाने किए? पहला निशाना, जिस परमाणु प्रोग्राम के पक्ष में अमेरिका शुरू से नहीं था, क्या उसे इजराइल के जरिए बर्बाद कराया गया है, जबकि अमेरिका खुद बीते कुछ सप्ताह में बयान दे रहा था कि वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ है। क्या यह मुमकिन है कि इजराइल बिना अमेरिका की परमिशन के यह सब करे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस हमले के बाद अब खाड़ी देश अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज करेंगे और क्या वेपन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगी, जिसका एक बड़ा प्लेयर अमेरिका है? और क्या गोल्डन डोम को लेकर एक वो जो परसेप्शन अमेरिका बनाना चाहता है कि खाड़ी देशों को इजराइल से अगर बचना है तो फिर उन्हें अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होगा, क्या उस तरफ ये सारी घटना है? इस बारे में गंभीरता से ईरान और बाकी देशों को सोचना चाहिए कि क्या ये जंग हो रही है या कराई जा रही है। यह सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सेना है, ईरान के अंदर भी है। तो क्या वाकई में जब ईरान पर अटैक हुए तो क्या अमेरिकी सेना जो वहां पर मौजूद है, क्या वो उस पर रिएक्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। तो जरा देखिए, जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसमें किस देश के अंदर कितने अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। तुर्की के अंदर 1465, सीरिया के अंदर 800, ईरान के अंदर 2500, कुवैत के अंदर 13,500। अब सोचिए सर, इसके अलावा जॉर्डन में 3,000, सऊदी अरब में 2700, वहीं अगर बात करें यूएई की तो 3500। पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की सेना मौजूद है। उन्हीं मिडिल ईस्ट के एक देश इराक पर हमला होता है, ईरान पर हमला होता है और करने वाला इजराइल है। वो इजराइल जो अमेरिका के साथ चलता है, क्या विदाउट अमेरिका की परमिशन के मुमकिन है? हम आपको ईरान और इजराइल के डिफेंस बजट और जीडीपी दोनों का विश्लेषण करके बताते हैं, क्योंकि इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी आने वाले वक्त में यह तय करेगा कि अमेरिका को इससे कितना फायदा होगा। अगर दोनों की, सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों के बजट, तो बजट को जरा देखिए। जो दोनों का डिफेंस बजट है उसमें इजराइल का डिफेंस बजट है 24.4 अरब डॉलर, जबकि ईरान का डिफेंस बजट है सिर्फ 9.95 अरब डॉलर। यानी कि इजराइल जो कि ईरान के मुकाबले बहुत छोटा देश है, वो 2.5 गुना ज्यादा डिफेंस पर खर्च करता है। आप सोचिए इस घटना के बाद ईरान का डिफेंस बजट कितना बढ़ेगा और उससे किसको फायदा होगा। जीडीपी देख लीजिए सर, जो इजराइल की जीडीपी है वो है 525 अरब डॉलर के आसपास,
जबकि ईरान की जीडीपी है 413.5 अरब डॉलर। दोनों के साथ कौन कौन से देश खड़े होंगे अगर जंग होती है? हालांकि जंग के अपने एक मायने होते हैं और जंग कराने और ना कराने के भी अपने नफा नुकसान होते हैं जो अमेरिका तय कर रहा है। लेकिन जरा देखिए, फिर भी एक बार के लिए मान लें कि अगर जंग होती है तो इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया होंगे। जबकि अगर बात ईरान की जाए तो रूस, तुर्की, चीन, लेबनान, यमन और सीरिया। हालांकि हम हर बार कहते हैं कि जंग जब शुरू होती है उसके बाद ऑर्डर चेंज होते हैं। जरूरी नहीं कि जो दोस्त की तरह नजर आए वो दोस्त बना रहे। हर कोई अपने देश के फायदे के लिए पल भर में पाला बदलते हैं और वो सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं जो साथ खड़े रहते हैं। जैसे भारत के साथ रशिया, जैसे भारत के साथ साइप्रस, ऐसे देश और नहीं है। अब दोनों की जरा क्षमताओं को चेक करते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच की क्षमताएं क्या हैं। हवाई क्षमता को जरा चेक करें तो आपको पता चलेगा कि देखिए जरा, दोनों के पास अगर लड़ाकू विमान की बात करें तो इजराइल के पास 612 है, ईरान के पास 551 है। लड़ाकू जेट इजराइल के पास 241 है, ईरान के पास 186। हेलीकॉप्टर्स इजराइल के पास 146 है और ईरान के पास 129 है। हमलावर हेलीकॉप्टर इजराइल के पास 48 है और ईरान के पास महज 13 है। एक बार जरा आर्म फोर्स भी देख लीजिए कि आर्म फोर्स में कौन कितना आगे और कौन किससे पिछड़ रहा है। मोटा मोटा आंकड़ा ये भी देख लीजिए। इजराइल के पास जो टैंक है वो 1370 है, जबकि ईरान के पास जो टैंक है वो 1996 है। बख्तरबंद वाहन इजराइल के पास 43,407 है, जबकि ईरान के पास 65,765 है। लेकिन अक्सर हमले, आज की जंग हवा में होती है, जमीन पर जंग बहुत कम होती है। इन सब के बीच में एक बार सैनिक क्षमताओं को भी देख लेते हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। जरा इसको भी देखिए। इजराइल की अगर बात की जाए तो एक्टिव फोर्स जो है वो 1,70,000 है, ईरान के पास 6,10,000 है। रिजर्व फोर्स इजराइल के पास 4,65,000 है, जबकि ईरान के पास रिजर्व फोर्स 3,50,000 है। अर्धसैनिक बल इजराइल के पास 35,000 है, ईरान के पास अर्धसैनिक बल 2,20,000 है। लेकिन यहां मान लीजिए कि इजराइल की जितनी पॉपुलेशन है वो सब सैनिक ही है, क्योंकि बाकायदा हर एक बच्चे को वहां सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। दोनों देशों की नौसेना को भी एक बार खंगाल लेते हैं। देखिए जरा, दोनों की नौसेना की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास पनडुबिया 5 है, ईरान के पास 3 है। कॉर्वेट इजराइल के पास 7 है, फ्रिगेट ईरान के पास 7 है। गश्ती जहाज इजराइल के पास 45 है और ईरान के पास 19 है। यह दोनों के बीच का एक विश्लेषण है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, क्या वाकई में इजराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है, क्या वो खाड़ी देशों को गोल्डन डोम की अनिवार्यता के लिए, जरूरत महसूस करने के लिए अमेरिका का ही षड्यंत्र है? क्योंकि डिफेंस सेक्टर अमेरिका की बैकबोन है और जब तक खाड़ी देश इनसिक्योर नहीं होंगे तब तक उनके डिफेंस सेक्टर में बूस्ट नहीं आएगी। और यकीन मानिए अगले 2 से 4 साल में अब खाड़ी देशों के डिफेंस सिस्टम के लिए और डिफेंस प्रोग्राम के लिए जो खर्च हो रहा है पैसा, उसमें अब कई गुना की बढ़ोतरी महसूस करेंगे। और ईरान क्या वाकई में अमेरिका पर भरोसा करेगा? क्योंकि अमेरिका ने कहा कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करे, इजराइल को संभाल लेगा। लेकिन इजराइल न सिर्फ परमाणु प्रोग्राम को अटैक करता बल्कि उससे जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, टॉप कमांडर्स को मार देता है। क्या वाकई ये वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में चेंज होगी? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।